नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर और मैंने अ, जो वीडियो कल बनाया था हिंदी का संक्षिप्त परिचय। तो कल कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हमारा जो हिंदी का संक्षिप्त परिचय का जो वीडियो था वह सिर्फ 12 मिनट ही रिकॉर्ड हो पाया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं हिंदी का संक्षिप्त परिचय भाग 2 में। अगर हम भाग 2 की बात करें तो हमने आपको अभी तक हिंदी शब्द की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न कल बताए थे। इसके साथ साथ हमने आपको जो है हिंदी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता के बारे में बताया था। हमने आपको कल विश्व भाषा परिवार के बारे में बताया था। हमने आपको कल भारतीय भाषा परिवार के बारे में बताया था। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हिंदी शब्द के जनक की बात करते हैं। हिंदी शब्द के जनक अमीर खुसरो जी हैं। अमीर खुसरो। अब हम आपको अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो जी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। कोई भी आप एग्जाम दीजिए, उसमें अमीर खुसरो से प्रश्न आना तय होता है। हर एग्जाम में अमीर खुसरो से एक प्रश्न आना ही आना है। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो के जन्म की बात करें, अमीर खुसरो का जन्म पटियाला नामक गांव में एटा जिला पटियाला उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर हम इनके पिता के नाम की बात करें, इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था। सैफुद्दीन। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था। ये हैं अमीर खुसरो जी। हम आपको अमीर खुसरो के बारे में बता रहे हैं। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो है। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अगर हम अमीर खुसरो की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में पहली रचना है नजरान ए हिंदी। हालात ए कन्हैया। हालात ए कन्हैया पहली रचना है नजरान ए हिंदी। दूसरी रचना है हालात ए कन्हैया। तीसरी रचना है खालिक बारी। खालिक बारी। खालिक बारी हो गया। तीसरी रचना है लालित मार्दव। लालित मार्दव। रचना है नूहे सिपहर। नूहे सिपहर। हमने आपको एक चीज नहीं बताया, जो लालित मार्दव है, इसी पुस्तक के कारण जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी थी। कौन दिया था उपाधि? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर कहा था। अमीर की उपाधि। तो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं होंगी। अब हम इनकी उपाधि या इनके उपनामों की बात कर लेते हैं। इनके कौन कौन से उपनाम थे। इनके हम उपनाम की बात करते हैं। अगर इनके उपनाम की बात करें हम तो अमीर खुसरो को जो है हिंद की तूती कहा जाता है। तूती हिंद कहा जाता है। हिंद की तूती। तूतीय हिंद।
हिंद का तोता, हिंद का तोता। इन्हें कव्वाली का जनक कहा जाता है, कव्वाली का जनक। इन्हें तराना गायन शैली का जनक कहा जाता है। इन्हें मुक्करियों का जनक कहा जाता है, मुक्करियों का जनक। इन्हें दो सुखनों का जनक कहा जाता है, इन्हें ढोलक का जनक कहा जाता है, इन्हें तबला का जनक कहा जाता है, इन्हें सितार का जनक कहा जाता है। ये थे अमीर खुसरो के उपनाम। हाँ, अमीर खुसरो से हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न आना अनिवार्य होता है। अगर हम इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म पटियाला एटा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था और इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इनकी रचनाओं की बात हम करें, नजराने हिंदी इनकी प्रमुख रचना है, हालात कन्हैया इनकी प्रमुख रचना है, खालिक बारी इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है, क्योंकि खालिक बारी को हिंदी फारसी शब्दकोश कहा जाता है, हिंदी फारसी शब्दकोश भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अमीर खुसरो की किस रचना को हिंदी फारसी शब्दकोश कहा जाता है, तो आप बताएंगे खालिक बारी को हिंदी फारसी शब्दकोश कहा जाता है। और ललित मार्दव इनकी प्रमुख रचना है। और ललित मार्दव पुस्तक लिखने के कारण ही जलालुद्दीन खिलजी ने इनको अमीर की उपाधि दी थी। नूह सिपाही इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। और इनके उपनाम की अगर बात करें तो इन्हें हिंद की तूती, तूती हिंद, हिंद का तोता, कव्वाली का जनक, तराना गायन शैली का जनक, मुक्करियों का जनक, और इसके साथ साथ दो सुखनों का जनक, ढोलक का जनक, तबला का जनक, सितार का जनक, अन्य उपनामों से इनको जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपको हम हिंदी भाषा के विकास के क्रम की बात करते हैं। हमने आपको कल वाले वीडियो में हिंदी शब्द के विकास की बात की थी, हिंदी शब्द के विकास की बात की थी, लेकिन आज हम आपको हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं। अगर हिंदी भाषा के विकास की बात की जाए तो सबसे पहली भाषा यहाँ पर क्या थी? सबसे पहली भाषा यहाँ पर संस्कृत थी। सबसे पहली अगर भाषा की बात की जाए हिंदी के विकास क्रम में तो सबसे पहले संस्कृत है, संस्कृत। इसके बाद पाली है, इसके बाद प्राकृत है, इसके बाद अपभ्रंश है, इसके बाद अवहट्ट है, इसके बाद हिंदी है, और इसके बाद खड़ी बोली है, खड़ी बोली। इसके बाद मानक हिंदी है, मानक हिंदी। ये तो हो गया हिंदी भाषा के विकास का काम, हिंदी भाषा के विकास का क्रम हो गया। अगर हम विकास के क्रम की बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा क्या है? ये आपसे पूछा सकता है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। संस्कृत को देववाड़ी कहा जाता है, संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली को प्रथम देशज भाषा कहते हैं, पाली को बुद्ध वचन कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। इसके बाद प्राकृत आती है, इसके बाद अपभ्रंश आती है, और इस अपभ्रंश भाषा को संधिकालीन भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इधर देखिए 3 भाषाएं हैं, इधर भी 3 से अधिक हैं, तो यह संधिकालीन भाषा है, क्योंकि यह 2 भाषाओं को जोड़ती है, इसलिए इसको जो है संधिकालीन भाषा कहते हैं। इसके बाद अवहट्ट है, इसके बाद हिंदी हमारी है, हिंदी के बाद इसका रूपांतर खड़ी बोली में हुआ, खड़ी बोली के बाद मानक हिंदी। तो मानक हिंदी क्या होता है? मानक हिंदी माने होता है वह भाषा जो बहुत ही नपी तुली हो, उसे हम मानक हिंदी कहते हैं। इस प्रकार से हमारे भाषा का क्रम हो गया।
एक प्रश्न और बनता है मित्रों, जैसे पूछा जाता है कि पाल की पहले की भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? संस्कृत भाषा। पाल की परवर्ती और पाल की परवर्ती और पाल की पूर्ववर्ती, ऐसे करके प्रश्न आजकल एग्जाम में आ रहे हैं कि पाल की पूर्ववर्ती भाषा कौन सी, तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा है। पाल की पूर्ववर्ती भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। और पाल की परवर्ती भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। क्या कह सकता है कि पाल की उत्तरवर्ती भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। अपभ्रंश की उत्तरवर्ती भाषा कौन सी? अवहट्ट भाषा है। और अपभ्रंश की पूर्ववर्ती भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। इस प्रकार से प्रश्न आजकल आ रहे हैं। एग्जाम पूछा गया है कि हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा क्या है? तो अवहट्ट होगा। अगर हिंदी की उत्तरवर्ती भाषा क्या है? तो खड़ी बोली होगा। इस प्रकार से आजकल प्रश्न आ रहे हैं। मित्रों, हम भाषा की बात करते हैं, हम आपको आर्य भाषा के बारे में बताएंगे। देखिए, हिंदी की अगर आर्य जननी की बात की जाए, हिंदी की आर्य जननी क्या है? संस्कृत है। और संस्कृतियां दो थी, एक थी लौकिक, एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। तो हमारी जो हिंदी का विकास हुआ है वह वैदिक संस्कृत से हुआ है। हम आपको आज भाषा का वर्गीकरण बताने जा रहे हैं कि भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। देखिए, भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण कैसे हुआ है। हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण बताएंगे। उस ग्राफ को आप समझ लेंगे तो आप उसमें से आपके 2-3 प्रश्न अनिवार्य रूप से मिल ही जाएंगे। भारतीय आर्य भाषा भारतीय आर्य भाषा अगर हम बात करें, भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो हम इसके सन को भी जान लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व प्राचीन भाषा है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से अब तक, यानी आज तक आधुनिक आर्य भाषा हो गई। अब हम प्राचीन आर्य भाषा का वर्गीकरण करते हैं। प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। प्राचीन को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत को 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये वैदिक हो गया, ये लौकिक हो गया। अगर हम मध्यकालीन की बात करें, मध्यकालीन आर्य भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया है। मध्यकालीन आर्य भाषा को पाली, प्राकृत और अपभ्रंश नाम से बांटा गया है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अगर पाल की समय सीमा की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ये हो गया पाली। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ये हो गया आपका प्राकृत। अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी।
500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ये हो गया मध्यकालीन आर्य भाषा का। हम आधुनिक आर्य भाषा की बात करें, अगर आधुनिक आर्य भाषा की बात करें, आधुनिक आर्य भाषा को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिंदी और एक है हिंदीतर। हिंदीतर तो मित्रों हिंदी और हिंदीतर, हिंदीतर तक कोई भाग नहीं। हिंदीतर माने होता है हिंदी से इतर, हिंदीतर से मतलब होता है हिंदी से इतर। और एक हिंदी के तीन भाग हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। इसके जो है तीन भाग हैं, प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, ये तो हिंदी के तीन पार्ट हो गए। और लेकिन हिंदीतर के कोई भी पार्ट नहीं है, क्योंकि हिंदीतर माने होता है हिंदी से इतर। अगर हम इसके सन की बात करें, प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। और ये जो है मध्यकालीन हिंदी की बात कर लें, 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक। आधुनिक की बात करें तो 1850 से लेकर के अब तक। अब तक ये हो गए हिंदी के भाग की बात, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। अब हम आपको बताएंगे कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इस तीनों के बारे में हम बताएंगे। जिसमें आधुनिक हिंदी की अगर बात करें, आधुनिक हिंदी में आपको अच्छी तरह से पता होगा आधुनिक हिंदी के कई भाग हैं। जैसे अगर हम बात करें आधुनिक हिंदी की, आधुनिक हिंदी में पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। तीसरा है छायावादी युग। छायावादी युग। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, प्रयोगवाद हो गया। इसके बाद आपका लास्ट है नई कविता। नई कविता। तो अगर हम भारतेंदु युग की बात करें, 1850 से लेकर के 1900, 1850 से 1900 और 1900 से लेकर 1920 तक, और 1920 से लेकर के 1936 तक, और 1936 से लेकर के कितना है, 1936 से लेकर के 1943 तक। 1943 तक, और ये 1943 से लेकर के 1954 तक, और ये 1954 से लेकर के आज तक। इस ग्राफ को एक बार समझिए आप। इस ग्राफ के माध्यम से आपका 2 या 3 प्रश्न मिलना अनिवार्य है। कोई भी एग्जाम आप देंगे, अगर एक ग्राफ को आप समझ लेते हैं एक बार, तो इससे आपको जो है बहुत ही आसानी होगी प्रश्नों का उत्तर देने में। भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व को हम प्राचीन आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी को हम मध्यकालीन आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। आधुनिक आर्य भाषा की बात करें तो 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक को हम आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व को हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। मध्यकालीन की बात करें, मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है अपभ्रंश। अगर पाली की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी को हम पाली की समय सीमा है, और 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत की समय सीमा है, और 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी को हम अपभ्रंश की समय सीमा मानते हैं।
आधुनिक आर्य भाषा की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक हिंदी है, दूसरा हिंदीतर है। हिंदी माने आप हिंदी जानते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन, आधुनिक हिंदी। हिंदीतर माने होती वह भाषा जो हिंदी से इतर है, अर्थात हिंदी से अलग है, उसे हम हिंदीतर भाषा के रूप में जानते हैं। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी जो हमारी है 1850 से अब तक, आधुनिक हिंदी के पार्ट, आधुनिक हिंदी के भाग के बारे में हम आपको बताएंगे। भारतेंद्र की अगर बात करें तो आपको आधुनिक काल में भारतेंद्र चला था, जो 1850 से लेकर 1900 तक चला था। द्विवेदी युग, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और अन्य महत्वपूर्ण कवि थे, यह 1900 से लेकर के 1920 तक चला था। अगर छायावाद युग की बात करें, आप जानते हैं छायावाद युग में सबसे प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद जी थे, और सुमित्रानंद पंत जी थे, महादेवी वर्मा जी थी, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। तो जो छायावाद युग था, इसका 1920 से लेकर 1936 तक चला था। अब प्रगतिवाद में 1936 से 1943 तक। अब प्रयोगवाद आप जानते हैं, जिसके संस्थापक अज्ञे जी थे, जिसके जनक अज्ञे जी थे प्रयोगवाद के। यह 1943 से लेकर 1954 तक चला था। अगर नई कविता की बात करें तो 1954 से लेकर के अब तक को हम नई कविता कहते हैं। इस प्रकार से हमारी भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको भाषा का वर्गीकरण बताएंगे। भाषा यानी हिंदी का वर्गीकरण। हिंदी का वर्गीकरण कैसे हुआ, हिंदी को हम किस क्रम में रखते हैं। अगर भाषा के वर्गीकरण की बात करें, भाषा वर्गीकरण बात करें तो भाषाएं दो थी, एक थी योगात्मक और एक थी अयोगात्मक। योगात्मक और दूसरी क्या थी, अयोगात्मक। अगर हम योगात्मक की बात करें, योगात्मक के तीन भाग थे, श्लिष्ट था, प्रश्लिष्ट था, अश्लिष्ट था। श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट। योगात्मक के तीन भाग हैं। क्या था, श्लिष्ट था, प्रश्लिष्ट था और अश्लिष्ट था। और श्लिष्ट के दो भाग हैं, एक अंतर्मुखी है, एक बहिर्मुखी है। श्लिष्ट के दो भाग हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी के कोई भाग नहीं, लेकिन बहिर्मुखी के भी दो भाग हैं। एक है योगात्मक, एक है क्या है, संयोगात्मक, एक है वियोगात्मक। संयोगात्मक और एक है वियोगात्मक। ये हमारे हिंदी भाषा का वर्गीकरण हो गया। अगर संयोगात्मक की बात करें तो संयोगात्मक भाषा में संस्कृत भाषा आती है, और वियोगात्मक की बात करें तो वियोगात्मक क्या आती है, हिंदी आती है, हमारी अंग्रेजी आती है, बांग्ला भी आती है, बांग्ला भी आती है। ये तीन भाषाएं जो है वियोगात्मक आती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताइए हिंदी जो है, हमारी जो हिंदी है, यह कैसी भाषा है, तो आप क्या बताएंगे। हिंदी हमारी योगात्मक है, योगात्मक बाद श्लिष्ट है, श्लिष्ट के बाद बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी के बाद वियोगात्मक भाषा है। ऐसे करके प्रश्न आता है कि हिंदी कैसी भाषा है, तो क्या बताएंगे आप, हिंदी वियोगात्मक भाषा है। हिंदी योगात्मक है, श्लिष्ट है, देखिए हिंदी योगात्मक है, हिंदी श्लिष्ट है, हिंदी बहिर्मुखी है और हिंदी वियोगात्मक भाषा है। ये हो गया हिंदी भाषा का वर्गीकरण। अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत भी योगात्मक है, श्लिष्ट है, बहिर्मुखी है, लेकिन संयोगात्मक है। ये दोनों में अंतर है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आज आपको अपभ्रंश के बारे में बताएंगे। अपभ्रंश क्या होता है मित्रों। अपभ्रंश माने क्या होता है, अपभ्रंश माने होता है टूटा हुआ, अपभ्रंश माने हुआ जिसका पतन हुआ, अपभ्रंश माने होता है गिरा हुआ, अपभ्रंश माने विभ्रष्ट होता है। अपभ्रंश माने वह शब्द जो टूट गया हो, जो टूट के बिखर गया हो, उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। अगर हम अपभ्रंश की बात करें, अपभ्रंश का विकास
मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया था। अपभ्रंश का विकास जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच हुआ है। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच हुआ है। अगर हम अपभ्रंश की बात करें, अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधिकालीन। संधिकालीन भाषा। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने किया था। धारसेन द्वितीय ने किया था। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग किसने था? पतंजल ने अपने महाभाष्य में किया था। अपभ्रंश को हम संधिकालीन भाषा के रूप में जानते हैं। अपभ्रंश का पहला प्रयोग बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपने शिलालेख में किया था और इसका प्रथम प्रमाणिक प्रयोग जो है पतंजल ने अपने महाभाष्य में किया था। अब हम अपभ्रंश के कुछ उपनाम है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपभ्रंश को क्या क्या कहा जाता है? अपभ्रंश को अवहट कहा जाता है। अपभ्रंश को अवहत्य कहा जाता है। अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा जाता है। अपभ्रंश को अड़ा भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश को अवहट कहा जाता है। अपभ्रंश को अवहट कहा जाता है। अपभ्रंश को अवहंस कहा जाता है। अपभ्रंश को पटमंजरी कहा जाता है। अपभ्रंश को पटमंजरी कहा जाता है। अपभ्रंश को विभ्रष्ट हो गया, हाँ ठीक, विभ्रष्ट कहा जाता है। अपभ्रंश को जो है अवहट कहा जाता है। अवहंस, पटमंजरी, अवहत इत्यादि उपनामों से इसको जानते हैं। अगर हम अपभ्रंश को आभीर भाषा भी कहते हैं। आभीर किसने कहा है? दंडी ने कहा है। और विभ्रष्ट किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। अड़ा भाषा किसने कहा है? किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। क्यों कहा इन्होंने? इसलिए कि इसमें अड़ा वर्णों की बाहुल्यता होने के कारण इसको इन्होंने अड़ा भाषा कहा। ये हो गया अपभ्रंश के उपनाम। अपभ्रंश को हम आभीर कहते हैं। किसने कहा? आभीर, दंडी ने कहा है। अपभ्रंश को अवहट कहते हैं। अपभ्रंश को अवहत कहते हैं। अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहते हैं। विभ्रष्ट किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। अपभ्रंश को अड़ा भाषा कहते हैं। किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। अपभ्रंश को अवहंस कहते हैं। अपभ्रंश को पटमंजरी कहते हैं। अब इत्यादि उपनामों से अपभ्रंश को जानते हैं। तो अपभ्रंश माने होता है। और एक जान लीजिए, अपभ्रंश में 10 स्वर होते हैं और 30 व्यंजन होते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक बार एग्जाम आ गया है। इसमें 10 स्वर और 30 व्यंजन। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते रहिए, अपभ्रंश में 10 स्वर होते हैं और 30 व्यंजन होते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अपभ्रंश है जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा अपभ्रंश का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। कई अपभ्रंश है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा या कौन सी बोली का प्रयोग होता है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में आया है कि किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा और किस बोली का विकास हुआ है। अगर हम बात करें कि जैसे खस अपभ्रंश है, प्राचीन अपभ्रंश है, सिंधी पैसाची अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश, प्राचीन अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश,
अर्धमागधी अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अपभ्रंश हैं। अब बस आपको जानना है कि इनसे किन किन भाषाओं का विकास हुआ है, किन किन बोलियों का विकास हुआ, कौन सी बोली या कौन सी भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ये आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम खस अपभ्रंश की बात करें तो खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश हुआ है। अगर हम ब्राचड़ की बात करें, सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। पैसाची की बात करें, पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश हुआ है। अगर हम मागधी को असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी का विकास जो है इससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी की बात अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास इससे हुआ। मराठी से मराठी भाषा का विकास हुआ है, मराठी भाषा। और सौरसेनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सौरसेनी, क्योंकि सौरसेनी हर एग्जाम पूछाता है। हिंदी, आपकी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से हुआ है। आपकी पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और इसके बाद आपकी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी का विकास, ये आपके अपभ्रंश हो गए। मित्रों, अगर अपभ्रंश की बात की जाए तो खास अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पहाड़ी हिंदी में जितनी भी भाषाएं आएंगी, जितनी भी बोलियां आएंगी, पहाड़ी हिंदी भाषा है, इसके अंदर जो भी बोली आएगी वह खास अपभ्रंश के अंतर्गत मानी जाएगी। और सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश हुआ, पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश हुआ है, और असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या बोलते हैं उसको, भोजपुरी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आप बताएंगे मागधी अपभ्रंश से, क्योंकि इसमें बिहारी हिंदी है और बिहारी हिंदी में जो है, बिहारी हिंदी में अंतर्गत भोजपुरी बोली आती है, इसलिए मागधी अपभ्रंश होगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश हुआ। मराठी भाषा का विकास मराठी अपभ्रंश से हुआ है, मराठी यानी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और सौरसेनी की सबसे इंपॉर्टेंट यही सौरसेनी है। अब कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है, बताइए हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो आप बताएंगे सौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी। राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो आप बताएंगे सौरसेनी अपभ्रंश से। और अगर अपभ्रंश की बात करें हम कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या अपभ्रंश भाषा के सर्वप्रथम कवि कौन है? अपभ्रंश भाषा के सर्वप्रथम कवि कौन है? अपभ्रंश भाषा का विकास कैसे हुआ है, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि, अपभ्रंश भाषा के अपभ्रंश भाषा के पहले कवि स्वयंभू जी हैं, स्वयंभू जी हैं। अगर हम स्वयंभू जी की बात करें तो स्वयंभू भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हैं। स्वयंभू के तो उपनामों की हम बात कर लें, स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का सूर्य कहा जाता है इन्हें, अपभ्रंश का सूर्य कहा जाता है, अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, अपभ्रंश का सूर्य, अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का कालिदास, ये उपनाम है स्वयंभू जी के। तो इनको अपभ्रंश कालिदास कहते हैं, अपभ्रंश का सूर्य कहते हैं, अपभ्रंश का व्यास कहते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं।
अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, वाल्मीकि। स्वयंभू ने अपभ्रंश का पहला प्रयोग किस पुस्तक में किया था? पौंचर्यों में किया था। किसमें किया था? पौंचर्यों में। पौंचर्य एक पुस्तक है, इसी में स्वयंभू ने अपभ्रंश का पहला प्रयोग किया था। अगर पौंचर्यों की बात करें, पौंचर्यों में 5 कांड हैं, 5 कांड हैं। पौंचर्यों राम कथा पर आधारित है, राम काव्य है। पौंचर्यों में 90 संधियां हैं, 90 संधियां हैं, जिसमें 83 संधियों को स्वयंभू ने लिखा था। 83 संधियों को स्वयंभू ने स्वयं लिखा था। और 7 संधियों को इनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखा था, त्रिभुवन। ये हो गए पौंचर्य संबंधित बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौंचर्य 5 कांड हैं, यह राम कथा पर आधारित है, इसमें 90 संधियां हैं। यह अधूरा ग्रंथ है, इसको पूरा किसने किया? त्रिभुवन ने पूरा किया। कैसे पूरा किया? 7 संधियों को जोड़ करके। स्वयंभू ने 83 संधियों लिखा था, तो इसमें 90 संधियां हैं। इस प्रकार से जो है इनका जो है वर्गीकरण होता है स्वयंभू का। इस प्रकार से मित्रों हमारे जो हिंदी का संक्षिप्त परिचय हुआ वह इस प्रकार से आज समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आपको दूसरा कुछ बताएंगे, यानी कि हिंदी संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से हमारा जो है इसका समापन होता है। धन्यवाद मित्रों।